नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पीएम केयर्स फंड के बारे में। पीएम केयर्स यानी प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, जिसका गठन पिछले साल 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। फंड को इसलिए शुरू किया गया था क्योंकि कोविड-19 हमारे देश में दस्तक दे रहा था और सरकार को महसूस हुआ कि एक फ़ंड होना चाहिए जहां से वो जल्दी से पैसे रेज़ कर पाए जिन्हें कई कार्यों में लगाया जा सके। इस फंड के शुरू होने के तुरंत बाद ही फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस पे इनकम टैक्स की 100% एग्जेम्पशन दे दी थी और कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसमें जो दिए जा रहे डोनेशंस थे उनको कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत मान्यता दी थी। इसके अलावा 30 मार्च को प्रधानमंत्री ने विदेश में 27 भारतीय मिशन एम्बेसीज जो थी उनके साथ संवाद किया था और उन्हें आग्रह किया था कि वो सब इस फंड का प्रचार विदेशों में करें जिससे इसमें बड़ी मात्रा में पैसा जुटाया जा सके। फंड की शुरुआत तो हो गई, पर बाद में जब इसके खर्चों को लेकर आरटीआई कार्यकर्ता और अन्य लोगों ने आरटीआई अपील्स डाली राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत, तो सरकार ने उनमें इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया। एक अपील इसी प्रकार की प्रधानमंत्री कार्यालय में भी दाखिल की गई थी और सम्यक गंगवाल नाम के याचिकाकर्ता ने ये अपील डाली थी। इसके जवाब में प्रधानमंत्री कार्यालय ने उन्हें कहा कि आरटीआई एक्ट का जो सेक्शन 2H है उसमें पीएम केयर्स फंड जो है वो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है और इसी कारणवश वो इनको कोई सूचना इसके बारे में नहीं देंगे। इसके विरोध में इस प्रधानमंत्री कार्यालय के जो सबमिशन था उसके विरोध में गंगवाल जी ने एक पिटीशन डाली दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसकी की सुनवाई वहाँ पे चीफ जस्टिस DN पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की एक बेंच कर रही है। इस बेंच के सामने गंगवाल जी के जो वकील हैं सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान, उन्होंने कई दलीलें रखी हैं। कई आरटीआई एक्टिविस्ट जो हैं वो ये भी कहते हैं कि इस फंड की वजह से जिस तरीके से इसमें डोनेशंस आई, जो सरकारी फंड थे उनको कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। उनमें जो डोनेशंस आनी थी वो कम हो गई पिछले 1-1.5 साल में। और इसका एक उदाहरण हमारे सामने रखा एक वरिष्ठ आरटीआई एक्टिविस्ट कॉमोडोर लोकेश बत्रा, जो कि नेवी से सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक आरटीआई अपील फाइल करी जिसमें पता लगा कि जो नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड था, जो एक सरकारी फंड है, उसमें 1 साल के पीरियड में, पूरा 1 साल, इनफैक्ट 1 साल से थोड़ा कुछ दिन ज़्यादा, एनडीआरएफ फंड में मात्र 81,115 रुपये आए, जबकि इस दौरान पीएम केयर्स फंड में हज़ारों करोड़ रुपए आए। और तो कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं तो जिस तरीके से पीएम केयर्स फंड को प्रमोट किया गया वो उसमें पैसे भी ज़्यादा आए, पर दूसरे फंड्स में पैसों का आना कम हुआ। एक और चीज़ जो दर्शाती है कि पीएम केयर्स फंड को एक सरकारी फंड की तरह देखा गया और प्रमोट किया गया, वो ये है कि इस फंड को जब इसका वेबसाइट बनी तो इसको gov.in, pmcares.gov.in का डोमेन नेम दिया गया नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा। ये जो gov.in के डोमेन नेम है ये सिर्फ सरकारी फंड्स को ही दिए जाते हैं। और इसके अलावा जब आप इस फंड को देखते हैं तो जैसा दीवान जी ने भी हाई कोर्ट में कहा, तो इसमें भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, नेशनल एम्ब्लेम है, इस फंड के जहाँ पे वेबसाइट्स हैं या इसको जहाँ पे प्रमोट किया जाता है वहाँ पे उस चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, जिससे कि लोगों को बिल्कुल लगता है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही फंड है। और सरकार ने भी कई जगह कहा कि दिस फंड इज़ प्रमोटेड बाय देम। इस राष्ट्र चिन्ह के मुद्दे के अलावा जो श्याम दीवान जी ने कल अपनी दलीलें रखी दिल्ली हाई कोर्ट के सामने, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि कई वरिष्ठ पदों पर जो स्थापित लोग हैं, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डिफेंस मिनिस्ट्री,
कई सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, अंडर सेक्रेटरीज गवर्नमेंट ने, इन सब ने भी इस फंड के लिए लोगों को आग्रह किया था कि वो डोनेट करें। और ये जो रिक्वेस्ट थी ये पब्लिक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी करी गई थी कि वो पीएम केयर्स फंड में डोनेट करे। और इसीलिए उन्होंने अपील करी कि इस फंड को एक नेशनल फंड की तरह ट्रीट किया जाए, जो कि भारत सरकार ने जिसका स्थापन किया एक अच्छे कार्य के लिए। और अपने आर्ग्यूमेंट्स में श्याम दीवान ने कहा कि वी आर ड्राइंग सस्टेनेंस फ्रॉम ईच ऑफ दीज कम्युनिकेशंस, दे आर देमसेल्व्स सेइंग that PM Cares is established under the government of India. These are very thoughtfully drafted communications. इसी प्रकार दीवान जी ने एक और मामला उठाया। उन्होंने कहा कि जब इस फंड के कि गवर्नमेंट जो है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाकर नहीं कर सकती है, उसको हर कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ही करना है। और उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन इलास्टिक है और पूरे देश पर लागू होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट जो है कोई प्राइवेट कैपेसिटी में कोई काम करेगी। एज अ मेंबर ऑफ बट इन योर कैपेसिटी एज अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर कैन यू क्रिएट स्ट्रक्चर्स दैट आर इम्यून फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल ओवरसाइट। उन्होंने ये वाला सवाल उठाया जिसमें वो पूछ रहे हैं कि क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के बाहर जाके कोई ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं जब आप एक खुद कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होल्ड कर रहे हों। और दीवान जी ने एक और जहाँ तक कि सरकार का सवाल है, उन्होंने कहा कि ये फंड जो है एक डीड ऑफ ट्रस्ट के तहत इसको स्थापित किया गया है और ये इसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तौर पे नहीं दे सकते हैं। तो इस पर दीवान जी ने कहा कि दी फंड इज़ बीइंग प्रोजेक्टेड टू द वर्ल्ड एज बीइंग पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसको हमेशा इस तरीके से दिखाया गया जैसे वो एक भारत सरकार का हिस्सा है। और इन्होंने कहा कि जब हम ऐसा करते हैं तो इमीडिएटली द कॉन्स्टिट्यूशन स्प्रिंग्स इनटू एक्शन एंड अ होल सेट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस फॉलो। और जैसे ही हम इस प्रकार का कुछ भी करते हैं, हम किसी चीज़ को दर्शाते हैं कि भारत सरकार है, तो उसके अलग कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जिसमें कि जुडिशियल रिव्यू, पार्लियामेंट्री ओवरसाइट और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का ऑडिट शामिल है। दीवान जी ने यह भी कहा कि गवर्नमेंट ने कहा कि हमने इसे पब्लिक इंटरेस्ट में स्थापित किया है, तो उन्होंने कहा कि इसको अदर अथॉरिटीज़ के तौर पे आर्टिकल 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाना चाहिए। और इस बारे में उन्होंने कहा, उन्होंने तथ्य रखे कि क्या चीज़ है जो डिफ़ाइन करती है कि कोई भी जो हमने संस्था या का स्थापन किया है वो स्टेट के तौर पे डिफ़ाइन हो सकती है आर्टिकल 12 के तहत। इसमें उन्होंने कहा कि उसको देयर शुड बी फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ द स्टेट इन एज मच एज टू मीट द ऑलमोस्ट एंटायर एक्सपेंडिचर ऑफ द कॉरपोरेशन, यानी उसको वित्तीय उसको मदद मिलनी चाहिए सरकार से। तो पीएम केयर्स फंड को ये चीज़ है कि कई आरटीआई एक्टिविस्ट भी कहते हैं कि इसको सरकार ने पूरी तरीके से प्रमोट किया, सिर्फ एम्बेसीज नहीं मिनिस्ट्रीज़ ने भी इसको प्रमोट किया जिसमें सरकारी खर्चा भी हुआ। और दूसरा उन्होंने तथ्य रखा दीवान जी ने कि एग्जिस्टेंस ऑफ डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल होना चाहिए। तो पीएम केयर्स फंड सीधा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को रिपोर्ट करता है, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का कोई दखल नहीं है, जो कि इस तथ्य को पूरा करता है। तीसरा उन्होंने कहा कि फंक्शंस ऑफ द कॉरपोरेशन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड क्लोजली रिलेटेड टू गवर्नमेंटल फंक्शंस। तो जो पीएम केयर्स फंड है उसको कोविड-19 के लिए स्थापित किया गया था, कहा गया कि ये पब्लिक इंपॉर्टेंस में है, तो और उसका पैसा भी उन्हीं कार्यों में इस्तेमाल हो रहा है, तो वो भी डेफिनेशन कहीं इसके फेवर में जाती है कि इसको एक स्टेट फंड की तरह देखा जाए। अभी तक जहाँ तक सरकार की दलीलें हैं, उन्होंने मेनली ये कहा है कि पीएम केयर्स फंड को हमने स्थापित ज़रूर किया, पर हमने इसको ट्रस्ट के तौर पे किया और हम इसका ऑडिट रिपोर्ट ट्रांसपेरेंट तौर पे वेबसाइट पे अपलोड करते हैं। परंतु ये नहीं बताया जा रहा है कि क्या वजह है कि आज भी सरकार इसको आरटीआई एक्ट के तहत लाने से घबरा रही है। आप क्यों घबरा रहे हैं आरटीआई एक्ट के तहत लाने से? अगर किसी को कोई सवाल है तो वो आरटीआई एक्ट के तहत आपसे पूछ सकता है, और आप अगर इतना आपने सब कुछ पारदर्शिता से किया है तो आप उसका जवाब देने में क्यों घबरा रहे हैं?
अभी और हियरिंग इस मैटर की हाई कोर्ट में होंगी और तब हम देखेंगे कि इसमें आगे चलकर क्या होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।